असलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 11 जनवरी 2026 है, इतवार संडे का दिन है। मैं अपने इस छोटे से कमरे से बैठ के दुनिया भर में, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक बढ़ते हुए इंतशार और एक कयास को मैं देख रहा हूँ। ये इंतशार आपको पाकिस्तान में भी नज़र आ रहा है, ईरान में भी नज़र आ रहा है, मशरक़ वस्ता और अफ्रीका में भी नज़र आ रहा है, लातीनी अमरीका में भी नज़र आ रहा है और ख़ुद अमरीका के अंदर भी आपको ये इंतशार नज़र आ रहा है। बहुत दफ़ा आपने सुनी होगी टर्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसको ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है जैसे अमेरिका के सदर का कोई स्टेटमेंट या कोई लीडर्स की स्टेटमेंट या इजलास में कोई नए वर्ल्ड ऑर्डर का फैसला हुआ, ये फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन पॉलिसी के अंदर किसी अहम एकेडमिक ने, प्रोफेसर ने कोई आर्टिकल लिखा है, किसी फॉर्मर सेक्रेटरी स्टेट ने कोई आर्टिकल लिख दिया है। लेकिन वो तमाम चीज़ें बड़ी हवाई हवाई किस्म की होती हैं, वो बड़ी एकेडमिक किस्म की बहस होती है। यहाँ तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ कयास एंड डिसरप्शन शेप हो रहा है सड़क से, लोगों की जद्दोजहद से, जहाँ चीज़ें मुख्तलिफ ताकतों के हाथ से निकलती चली जा रही हैं और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हाथ पाँव मार रहे हैं अपनी अपनी एक ताकत होती है उसके ज़रिए चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, और चीज़ें उनसे संभल नहीं रहीं। तो इस बेसिक पैराडाइम को अपने जहन में रखिए जब हम बात का आगाज़ कराची और हैदराबाद के दरमियान सिंध से करते हैं, जहाँ गुज़िश्ता 12-18 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया। पहले तो ऐसा लगता था कि सिंध की हुकूमत ने उनको वेलकम किया, उनका खैर मकतब किया गया। जब सईद गनी साहब जो सिंध के लेबर मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको टोपी पहनाई, उनको एम्ब्रेस किया और कहा कि सिंध हुकूमत उनको वेलकम करती है। यही इसी किस्म की बातें जो हैं वो नासिर हुसैन शाह साहब ने भी की टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर, जो सिंध के एक मिनिस्टर हैं, बड़े अहम लीडर हैं। लेकिन उसके बाद जो कराची के अंदर उनको बहुत ज़्यादा वेलकम मिला और फिर जब वो हैदराबाद गए और हैदराबाद में भी लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में उनको जगह जगह वेलकम किया, उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स की, उनको खैर मकतब किया गया, उसमें बहुत जोश व खरोश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। उससे ऐसा लगता है, अब इस पे क्लियर नहीं है, अभी मज़ीद भी मैं इसका एक कमेंट्स एनालिसिस करूँगा, लेकिन बज़ाहिरन प्राइमा फेसाई ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत का या सिंध हुकूमत के पीछे जो ताकतें सिंध हुकूमत को डिक्टेट कर सकती हैं, उनका मूड बदल गया। और फिर हैदराबाद से जब उन्होंने कराची का रवानगी का, वापसी का सफ़र शुरू किया, जो महज 2 घंटे का होना चाहिए, तो कहते हैं कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल पे दावा किया जाता है कि उनको तकरीबन 7 घंटे या 7 घंटे से ज़्यादा लगे। ये क्या माजरा है, ये क्यों हुआ? बेतहाशा फुटेज आपको मिल जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल में, और भी बहुत से अपलोड कर रहे हैं कि किस तरह से जगह जगह से उनका रास्ता जो है हैदराबाद से कराची की वापसी के सफ़र में जगह जगह से पुलिस ने रास्ता बंद किया। सुहेल आफरीदी को रास्ते डिनाई कर दिए गए। बार बार सुहेल आफरीदी और उनके साथियों के काफ़िला जो छोटा सा था, उसको रास्ते बदल बदल के डस्टी जो डर्ट रोड्स होती हैं, छोटी छोटी तनहा किस्म की सड़कें, सुनसान सड़कों के ज़रिए उनको कराची जैसे शहर की तरफ उनको सफ़र करना पड़ा। बार बार आप ये डायलॉग सुनते हैं कि खैबर के जो सीएम और उनकी टीम के लोग जो हैं वो सिंध पुलिस से ये पूछ रहे हैं कि रास्ता क्यों बंद किया है, क्या वजह है रास्ता बंद किया है। पहले पुलिस वाले कोई जवाब नहीं देते, जब जवाब देते हैं वो कहते हैं जनाब ऊपर से हमें अपने अफसरान बाला जो हैं, हमारे सीनियर अफसरान का हुक्म है कि रास्ते बंद कर दें। अब इस तमाम जो चीज़ का मकसद क्या था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सियासी तौर पे जो रिएक्शन और रद्द अमल होता है वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। मैं चूँकि एक एनालिस्ट हूँ, मैं चीज़ों को एक डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। अगर इसका मकसद ये था कि सुहेल आफरीदी साहब कराची ना पहुँच सकें, तो फिर तो ऐसे रास्ते सारे ही बंद हो सकते थे। बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब कराची रात को बहुत देर से पहुँच भी गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अज़म है कि कराची में जो जलसा जिसका पहले से ऐलान कर दिया गया था संडे को, जिसने बाग जना में होना है कायद के मज़ार के आगे पीछे, वो तो हर सूरत होगा। पहले उसका वक्त जो है वो तकरीबन दिन के 4 या 4:30 बजे रखा गया था। सुहेल आफरीदी साहब मुख्तलिफ जगहों पे ये कहते भी रहे, लेकिन अब उसका वक्त जो है वो दिन के 2 बजे रखा गया है। अब ये सब कुछ क्या हुआ, इसका एक एनालिसिस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। क्या वजह है कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी की हुकूमत ने, इन सब लोगों ने जनाब सुहेल आफरीदी साहब को वेलकम किया। पंजाब में जिस तरह से मरियम नवाज़ की हुकूमत ने उनके साथ सलूक रवा रखा था, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से इसको कहा गया, और सुहेल आफरीदी साहब ख़ुद भी और उनके मिनिस्टर्स भी इस अमर को सराहते रहे। उन्होंने बहुत तारीफ़ की। उनके साथ जो शफ़ी जान होते हैं, उन्होंने कहा कि इनका रवैया जो है वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने उस तरह से बिहेव किया, याद ताज़ा कर दी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत की, और सब लोग उसकी तारीफ़ करते रहे। मीडिया ने भी उसको वेलकम किया, सोशल मीडिया में भी उसको बहुत ज़्यादा वेलकम किया। सो देन व्हाट हैज़ चेंज? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
ट्विटर हैंडल्स के ऊपर जाएं तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी तो हमेशा से फ्रॉडिया है, 2 नंबर है, उन्होंने फ्रॉड किया, पहले गले लगाया फिर पीछे से उन्होंने छुरा घूम दिया। और ये है कि ये सारा कुछ इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब देखा कि अंदरूनी सिंध की तरफ, वैसे तो हैदराबाद अंदरूनी सिंध की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है और हैदराबाद में कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा कराची की तरह मजबूत नहीं रही है, वहाँ पर हमेशा उसको फाइट करना पड़ा MQM के साथ और जमातों के साथ। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ के जो रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है, जो ट्विटर से पता चलता है, जो फेसबुक से पता चलता है और जो व्हाट्सएप के ऊपर मुख्तलिफ डायलॉग या कमेंट्स फ्लो कर रहे हैं, वो उनका कहना ये है कि हैदराबाद में जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स हुआ है सुहेल आफरीदी को, उसकी वजह से जरदारी साहब की हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो है वो पैनिक कर गए हैं। अच्छा, अब ये जहन में रहे कि फ्राइडे के दिन जब सुहेल आफरीदी साहब कराची में आए और मुख्तलिफ जगहों पे गए, कराची प्रेस क्लब में गए, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे कॉर्नर मीटिंग्स की, वो लियारी की तरफ गए, वो करंगी में गए, वो बाज़ारों में निकल गए, तो हर जगह, हालांकि जगहें तंग थी तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे हज़ारों लोग थे, लेकिन अगर सैकड़ों भी थे तो उनमें बहुत ज़्यादा जोश व खरोश था। जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल लोग जैम पैक थे और इसे कहते हैं एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, इस किस्म की उनकी सूरत हाल थी। तो एक बहुत ही वालिहाना तरीके से लोगों ने उनको वेलकम किया और ऐसी ही सूरत हाल तकरीबन जो है वो हैदराबाद में थी। तो यही वो है जिसे देख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या एनालिस्ट ये समझते हैं सियासी तौर पर कि PPP जो है वो पैनिक हो गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इरादा ना हो कि आपने कराची में जलसा नहीं करने, क्योंकि एक जगह पे तो इजाज़त हर जगह नहीं मिली, लेकिन अगर कायद के मज़ार के आगे पीछे और बागे जिना में उनको जलसा देने की इजाज़त करने का उनका प्लान ना होता, कि इजाज़त जलसा ना हो सके, तो फिर जो NOC दे दिया गया है, कहते हैं शाम के 6-6:30 बजे NOC मिल गया है और जो हलीम आदिल शेख साहब ने उसे कंफर्म भी किया, फिर वो NOC देते ही ना, क्योंकि ये एक मुसलमा हकीकत है कि गुज़श्ता कई महीनों से आप ये कह सकते हैं कि 2023 के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर NOC नहीं मिला किसी अहम जगह पर जलसा करने में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, किसी भी जगह में जहाँ जलसा करना चाहती थी, अगर NOC नहीं मिला तो उस जगह पे वो अपना जलसा नहीं कर सके और उनको मुख्तलिफ जगहों पे भेजा गया। उसकी वजह ये होती है कि जब पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया आपको ये कहती है कि आप यहाँ पे जलसा नहीं कर सकते, तो फिर वो जलसा कानूनी तौर पे इलीगल हो जाता है और जब इलीगल होता है तो पुलिस के पास या पैरामिलिट्री जो फोर्सेस होती हैं उनके पास ताकत का इस्तेमाल, बेतरीक इस्तेमाल करने का उनके पास एक कानूनी हक आ जाता है। तो सिंध की हुकूमत ने बहरहाल ऐसा नहीं किया, विच रेजेस सर्टेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कि फिर क्या हुआ। अब ये भी मुमकिन है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारा मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया, ये भी मुमकिन है कि आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। उन्होंने एक डबल किस्म का सिग्नल दिया, उन्होंने सुहेल आफरीदी को एयरपोर्ट पे वेलकम करके, सईद गनी साहब को वहाँ भेज के, नासिर हुसैन शाह साहब के बयानात दिलवा के, उन्होंने लाहौर के अंदर तख्ते लाहौर में नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान में मरीम नवाज़ की टीम के अंदर, और हो सकता है कि GHQ की वैसे पोजीशन हमें ठीक तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक पैनिक पैदा किया। उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची के अंदर खुला हाथ दे दिया जाए तो वो कितने मकबूल हैं, कितने पॉपुलर हैं, कैसे हज़ारों लोग जो हैं उनके इस्तकबाल के लिए निकल सकते हैं। और जो जलसा जिसका अभी भी फ्यूचर अनसर्टन है, लेकिन ये जलसा अगर बहुत बड़ा जलसा हो जाता है मज़ार कायद के आगे पीछे, तो ज़ाहिर है कि इस जलसे के जो विजुअल्स होंगे, जो इमेजेस होंगे, वो पूरे पाकिस्तान को हिला के रख देंगे। तो आसिफ अली जरदारी ने वहाँ पर और पीपल्स पार्टी ने एक पॉलिटिक्स खेली, जिसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि पिंडी से लेके लाहौर तक एक पैनिक की सूरत हाल जो है पैदा हो गई। लाहौर की और तख्ते लाहौर की और PMLN का जो पैनिक है वो बड़ा वाज़ेह है, बिकॉज उनसे नथी जो बहुत से सहाफ़ी हैं, उनके कमेंट्स जो हैं उनसे ऐसा लगता है कि उनको ये महसूस होता है कि PMLN की हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। उसमें एक जो सहाफ़ी बड़े प्रोमिनेंट हैं, जनाब तलत हुसैन साहब, उनके कमेंट को लोगों ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, क्योंकि तलत हुसैन साहब ने खासे संजीदा और खासे यानी आप कह सकते हैं कि उदास तरीके से उन्होंने कहा है कि हमेशा ये होता है कि जब भी आप मार्शल लगाते हैं, मिलिट्री रजीम होता है, तो कोई ना कोई एक ऐसी पॉपुलर जमात ज़रूर होती है जिसकी कि फ़ौज को हमायत चाहिए होती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जो पॉपुलर जमात उनके साथ थी, वैसे वो पॉपुलर कैसे कहते हैं PMLN को, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उनका कम अज़ कम इस्तदलाल ये है कि जो पॉपुलर जमात है लगता है उसको भी हटाया जा रहा है और फ़ौज खुद से डायरेक्टली चीज़ों को रूल करना चाह रही है, मैनेज करना चाह रही है। तो हमें पता नहीं है कि फ़ौज क्या करना चाह रही है, लेकिन PMLN का जो कैंप है उसके अंदर एक खौफ और अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल और एक अनसर्टेनिटी या पैनिक जो है वो आपको खुल्म खुला यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ज्यूरी इज़ आउट, वो जो इंग्लिश का है ना कि ज्यूरी इज़ स्टिल आउट, फैसला होना है अगले आप कह लें कि 8-10 घंटों में, 12 घंटे दे दें कि कराची में क्या में जो मज़ार कायद के आगे पीछे बागे जिना में जलसा होने दिया जाएगा
और अगर वो जलसा होने दिया जाएगा तो कितना बड़ा होगा, क्या अच्छा वैसे ये है कि वहाँ पे कुछ पिछले 12 घंटों में पुलिस ने रात को मार-धाड़ की। जब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहाँ पहुँचे तो पुलिस ने उनको उनके रास्ते ब्लॉक किए, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, इज़्ज़त-ओ-कूब किया, वहाँ पे कंटेनर खड़े कर दिए। लेकिन ये कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की कार्रवाई नहीं थी। या तो आप कहें कि कराची की पुलिस के पास उतने ज़राए नहीं हैं, उसको टोटल बैकिंग नहीं थी। जब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बड़ी तादाद में जमा हुए तो उन्होंने पुलिस को मार के भगा दिया। ताहम ये कोई ज़्यादा बहादुरी से ज़्यादा मुझे इसके अंदर भी कोई टेक्निक किस्म की चीज़ जो है वो नज़र आती है। अब इस वक़्त बेसिकली जब मैं कहता हूँ कि ज्यूरी इज़ आउट तो देखना ये है कि जिस जलसे का वक्त 2 बजे दिया गया है, और ऐसे जलसे हमेशा लेट होते हैं पाकिस्तान के अंदर। 2 बजे का वक्त दिया गया था तो 4-5 बजे तक लोग आ रहे होते हैं, 6 बजे तक आ रहे होते हैं, और जलसे हमेशा शाम को होते हैं। ताहम आजकल थोड़ी सर्दी है, कराची में वैसे सर्दी होती नहीं है, तो जो ये जलसा है इसमें क्या पुलिस और पैरामिलिट्रीज और रेंजर्स जो हैं वो लोगों को जलसागाह तक आने देंगे? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने देंगे? कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, किस किस्म के विजुअल्स और इमेजरी और सीन वहाँ से पैदा होता है, इसके ऊपर अगला एनालिसिस हमें करना होगा 12 घंटे में। 12 घंटे के बाद मैं वैसे डीसी में एक डाउनटाउन के अंदर हम लोग एक सेमिनार कर रहे हैं फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के साथ, जिसमें हम ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पे, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें रायन ग्रिम हैं, रॉबी सोव हैं, एक अमेरिकन सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की जा रही है ये किस तरह से रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का कानून और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो हैं उसको थ्रेटन करती है, इसकी वजूहात क्या है, कैसे इसके बारे में अमेरिकन मीडिया के अंदर ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, कॉग्निजेंस होनी चाहिए। तो हो सकता है कि मैं वहीं से अपना अगला वीडियो करूं कराची की सूरत हाल के हवाले से। अब थोड़ा सा लाहौर को देख लें, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलीफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लीडर जनाब महमूद खान अचकज़ई, राजा अलामा राजा नासिर अब्बास अमर जान साहब जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनकी अपनी एक लेफ़्ट की पार्टी है मेरा ख्याल है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर अचकज़ई साहब ने प्रेस क्लब के अंदर एक खासी पुरजोश किस्म की तकरीर की, खासी बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ वेलकम किया, ज्वाइन किया, और उसके बाद अचकज़ई साहब जो हैं वो अपने साथियों को लेके मीनार पाकिस्तान भी गए। जब उनके मीनार पाकिस्तान जाने की खबर थी, ये नोट करने वाली बात है, तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने मीनार पाकिस्तान पहुँच के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने महज कोई चंद दर्जन लोगों को, जो महमूद खान अचकज़ई साहब के और राजा नासिर अब्बास के साथ थे, उन्हीं को अंदर मीनार पाकिस्तान में जाने दिया, बाकी लोगों को अंदर नहीं आने दिया। मैं इस पॉइंट को भी इंटरेस्ट से इसलिए देखता हूँ कि ऐसा नहीं है कि लाहौर के लोग कराची के लोगों से ज़्यादा बुज़दिल हैं और कराची के लोग बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। यहाँ पुलिसिंग का जो स्टैंडर्ड है या पुलिसिंग का जो एटीट्यूड है उसमें मुझे एक फ़र्क जो है वो नज़र आता है। बहरहाल महमूद खान अचकज़ई साहब ने लोगों से अपील की और वाज़ेह किया कि हमें एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करनी है, हम उसके लिए पब्लिक को मोबिलाइज़ करने हैं, और 8 फरवरी 2026 जो 8 फरवरी 2024 के जो रिग्ड इलेक्शन थे उसकी सेकंड एनिवर्सरी है, उस पर हमें एक भरपूर प्रोटेस्ट करनी है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, अदलिया के लिए, जुडिशरी के लिए, आइन के लिए, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ के लिए। और अब जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जो भी असेसमेंट है इस पॉलिटिकल मोमेंट की वो हम कर पाएंगे 12 घंटे के बाद, जब हमें कराची की सूरत हाल बेहतर तौर से हमारे सामने आ सकेगी। अब थोड़ा सा हम देख लें कि रिजीम चेंज क्या होता है। ईरान में जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है उससे बहुत बेहतर तौर पे आपको पहली दफ़ा आप अपने सामने बिल्कुल समझें कि यूनिवर्सिटी की क्लास है, आपकी कॉलेज का एक लेक्चर हो रहा है, जिसमें आप स्लाइड्स के ज़रिए ये देख सकते हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन क्या होता है और कैसे रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको लेके चला जाता है। गुज़िश्ता 12 घंटे में बरतानिया और अमेरिका के बड़े अखबार इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क टाइम्स, जो ज़्यादा सीरियस पेपर है, बरतानिया के कुछ पेपर्स जैसे मैं टेलीग्राफ देखता हूँ वो हैं भी ज़्यादा सेंसेशनल है, ज़्यादा राइट ऑफ द सेंटर हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स और टेलीग्राफ और तमाम अखबारात और सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे पिछले चंद घंटों में या 12 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया है कि ईरान के हवाले से उनकी मिलिट्री ऑप्शंस क्या हैं। याद रहे कि एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दे विल नॉट बी एनी बूट्स ऑन ग्राउंड, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब तो यह है ना कि अमेरिकन सोल्जर्स नीचे लैंड नहीं करेंगे। वो तो वेनेजुएला में भी सिर्फ 20 उतरे थे, वो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 20 ही नीचे उतरे हैं अकॉर्डिंग टू सर्टन आई विटनेसेस। उनके पास फायर पावर इस किस्म की थी लैंड करते हुए, और उन्होंने इस किस्म का सोनिक या साउंड अटैक पहले किया कि लोगों के नाक से या खून निकलने लग गया, उनको समझ नहीं आता था, उनकी हालत उनकी बुरे हो गए, और उन्होंने बेतहाशा लोगों को मार डाला, 70 लोगों को उन्होंने मार डाला। उनका कोई नुकसान नहीं हुआ बिकॉज उनके पास इस किस्म का हाई टेक टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम थे, जिसमें फ्रांसिस्को एक बहुत
पुराने ज़माने की याद ताज़ा होती है जब जो कॉलोनाइजर्स होते थे उनके पास असला इतना सुपीरियर होता था कि जो गरीब कॉलोनाइजर थे बेचारे लातीनी अमेरिका के, उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। बहरहाल जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि नो बूट्स ऑन ग्राउंड, तो उनका मतलब है कि मैं और चीज़ें इस्तेमाल कर सकता हूँ, और वो और चीज़ों का मतलब है कि एयरफोर्स के जरिए हमले किए जा सकते हैं, कोवर्ट हमले कराए जा सकते हैं, और अमेरिका और इसराइल के दरम्यान में ईरान के हवाले से आपको एक कोऑर्डिनेशन इस स्टेज के ऊपर नज़र आ रही है। अब इसराइली और अमरीकी लीडरशिप जो है, इसराइल तो बिल्कुल ही खुल्लम खुला लग रहा है, अमेरिका की बाकी लीडरशिप ज़रा एहतियाती कर रही है, लेकिन इसराइली लीडरशिप तो खुल्लम खुला ये कह रही है कि हम ईरान के प्रोटेस्टर्स के साथ हैं, और अगर ईरान, ये तो खैर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है, 2 जनवरी को कहा, 9 जनवरी को कहा, उसके बाद दोबारा भी उन्होंने कहा कि अगर ईरान की हुकूमत इन एहतजाज करने वाले प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेगी तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके बड़े शदीद किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और अब उसमें ये खौफ का एलिमेंट ऐड कर दिया गया है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस अमेरिका की मिलिट्री स्ट्राइक से हो सकती हैं, उसमें शायद इसराइल भी शामिल हो जाए, देखा देखी, तो ये इसमें है। अच्छा, और जब ये स्टेटमेंट दी जाती हैं कि हम प्रोटेस्टर्स के साथ हैं, तो जाहिर है कि जो एहतजाज करने वाले हैं, जिनके अपने बड़े जेन्युइन किस्म के इशूज़ हैं, ईरान की हुकूमत के भी बहुत मसाइल हैं, उसने भी बहुत जुल्म किया है, तो वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको मज़ीद इनकरेजमेंट मिलती है और मज़ीद ज़्यादा प्रोटेस्ट होती हैं। अब ये प्रोटेस्ट जो हैं इनको 14 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव एस्टिमेट 70 से ज़्यादा लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, 2600 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और सैकड़ों लोग ज़ख्मी हैं। और ये प्रोटेस्टर्स भी कोई पाकिस्तान की तरह के मासूम प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, ये फायर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं पुलिस के ख़िलाफ़, बसीज के ख़िलाफ़। पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले बेचारे शरीफ, जिनको कहते हैं कि तारीक राहों में मार डाला गया, वो तो कभी भी वायलेंट प्रोटेस्टर्स नहीं थे, यहाँ प्रोटेस्टर्स भी वायलेंट है। उसकी वजह यह है कि ईरान की हुकूमत ने 2009 में, 2013 में, 2015 में, 17 में, 19 में, 22 में उन्होंने बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया, इसलिए प्रोटेस्टर्स जो हैं वो भी कोई चांसेस नहीं ले रहे। वो भी, उनके पास भी असला है, उनके पास भी फायर बॉम्ब्स हैं, वो भी तेल फेंकते हैं, आग लगा देते हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि यूके और यूएस का जो सारा प्रेस है वो हर 6 घंटे के बाद एक नई स्टोरी निकाल रहा है कि ईरान कितना जालिम है, ईरान ने ना सिर्फ ईरान के लोगों पर जुल्म किए, ईरान ने इसराइल के साथ ये किया, ईरान ने अफ्रीका में ये कर दिया, ईरान ने पाकिस्तान में ये कर दिया, ईरान ने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की, अर्जेंटीना में की, और ईरान को, इस हुकूमत को चले जाना चाहिए। और आर्टिकल के छप रहे हैं कि ईरान की अगर ये हुकूमत फॉल कर जाएगी तो ये पूरी दुनिया के फ़ायदे में है। जो मैंने सीरियस एनालिस्ट से बात की है, जो मिडिल ईस्ट को स्टडी करते हैं अमेरिका के अंदर, या उसको वो कहते हैं कि बहुत परेशानी है अगर अगर तो ये कामयाबी हो जाती है अमेरिका और इसराइल को, तो उसके नतीजे भी ईरान में प्रोट्रैक्टेड कयास होगा, बिकॉज ईरान का अपना जो रजीम है उसकी अपनी भी ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जब भी आप किसी रजीम के, क्योंकि ईरान का जो रजीम है वो अनपॉपुलर तो ज़रूर है, लेकिन वो उस तरह से अनपॉपुलर नहीं है जिस तरह से शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम है, और उनका रिलायंस फ़ौज के ऊपर नहीं है, उनके पास अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, बसीज और डिफरेंट किस्म की चीज़ें उनके पास हैं, उन्होंने कभी फ़ौज पर रिलाई नहीं किया। तो अगर ये रजीम फॉल भी करता है तो भी बड़ा जुल्म सितम होगा, अगर ये रजीम सर्वाइव करता है तो भी बड़ा जुल्म सितम होगा। अगर रजीम सर्वाइव करता है तो वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन करेगा, अगर रजीम फॉल करता है तो जो नई ताकत यहाँ पे आएगी वो फिर इसे कहते हैं रजीम के सपोर्टर्स जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन करेगी। तो इसराइली प्रेस तो खैर बड़ी तस्वीर खींच कर रहा है कि बहुत ज़ालिम रजीम है और उसको खात्मा उसका हो जाना चाहिए। अलबत्ता इसराइल का जो बहुत प्रेस्टीजियस बड़ा अखबार है लेफ्ट ऑफ द सेंटर, जो मैं समझता हूँ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पेपर है, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट पेपर है, हारेट्स, उसने एक स्टोरी पब्लिश की है जिसको दुनिया में बहुत पढ़ा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन डीप इनसाइड इसराइल ये शो करती है कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का एक पूरा प्लान है कि कैसे ईरान में ये हालात पैदा करके वहाँ पर रज़ा शाह पहलवी के जो साहिबजादे प्रिंस रज़ा पहलवी जो हैं, जो जूते और सूट पहन के तैयार बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, उनको ले जाकर ईरान के ऊपर दोबारा नए सिरे से उनको बिठाया जाए, उनको इम्पोज कर दिया जाए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको इस शुरू में कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन का एक पूरा स्ट्रक्चर, मॉडल और स्क्रिप्ट अब आपके सामने आ गया है कि पहले आप इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा करते हैं। अभी तक की कोई क्लैरिटी नहीं है कि अचानक अशियाए खुर्दोनोश जो हैं, कुकिंग ऑयल और डिफरेंट चीज़ें कैसे ईरान की ट्रेडर्स और मार्केट्स की दुकानों से गुम हो गई। ठीक है, हुकूमत ने तो नहीं गुम की होंगी, इसका मतलब है कि कोई ऐसा अनदेखा हाथ था जो ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ काम कर रहा था, सप्लाई चेन जिसने डिसरप्ट की, जिसके नतीजे में एक सडनली क्राइसिस खड़ा हुआ, और फिर वो तमाम लोग जो पहले ही गुस्से में थे वहाँ से एक चिंगारी भड़की और लोग सड़कों के ऊपर आ गए, और ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ये क्राइसिस शुरू हुआ और फिर वो बढ़ता चला गया करेंसी के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले। पहले तो आपने इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा किया, फिर उसके अंदर दुनिया भर का मीडिया शामिल होता है, वेस्टर्न जो स्टोरीज डेवलप करता है, प्रोटेस्ट पैदा होती हैं, उनको इनकरेज किया जाता है, फिर उन प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए की वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, इसराइल, वो सब उसको स्टेटमेंट्स देते हैं। फिर उसके बाद बात की जाती है कि हम मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं, कोवर्ट एक्शन करेंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसका कंट्रास्ट करें पाकिस्तान के साथ, जिसका साइज़ ईरान से बहुत ज़्यादा बड़ा है,
جو ایک ریسورس رچ کنٹری نہیں ہے، جس کی آبادی 250 ملین سے زیادہ ہے، جو غریب ملک ہے، جس کے اندر سینکڑوں ہزاروں قسم کے مسائل ہیں جو ایران سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بڑی پروٹیسٹ ہوئیں، لیکن پاکستان کی پروٹیسٹ کو کبھی بھی دنیا کے بڑے جو اخبار ہیں، گارڈین، دی نیو یارک ٹائمز ہو یا واشنگٹن پوسٹ ہو یا جرمن پیپرز ہوں یا برٹش پیپر ہوں یا اسرائیلی پیپر ہوں، کسی نے پاکستان کی پروٹیسٹ کو نہیں اٹھایا۔ اگر کوئی تھوڑا بہت اس کا ذکر ہوتا ہے جنرلی اسپیکنگ تو وہ الجزیرہ سے ہو جاتا ہے یا پھر ہندوستان کے اخبار اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو کبھی بھی پاکستان کی پروٹیسٹ کو نہیں اٹھایا گیا۔ اور یہاں ایک اکنامک کرائسس پیدا ہوا یا کر دیا گیا۔ پاکستان میں ہر ممکنہ کوشش کی جاتی ہے کہ اکنامک کرائسس نہ پیدا ہو، اور اس کے لیے آئی ایم ایف ہر پلان اپروو کر دیتا ہے، حالانکہ پاکستان کی حکومت کے حالات بہت برے ہیں، اس نے کوئی بھی وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر سکتے۔ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، آپ نے دیکھا گزشتہ چند ہفتوں میں دبا دب $10 بلین کے انہوں نے مزید لونز ان کو دیے ہیں، پیسہ پش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے UK8 سے پیسہ پش کیا جاتا ہے، GSP+ جو ہے وہ مسلسل پاکستان کا مینٹین کیا جاتا ہے، حالانکہ اس حکومت اور رجیم کے ہیومن رائٹ ریکارڈ اس قسم کا تھا جو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کیا۔ ابھی جو انہوں نے فیصلہ سنایا ہے اسی پہ ان کا GSP+ ختم ہو سکتا تھا، کہ جو عمر قید سنائی ہے 7 لوگوں کو، لیکن ان کا GSP اسٹیٹس مینٹین رکھا جاتا ہے تاکہ اس رجیم کو سپورٹ کیا جائے۔ تو یہ ایک آرکیٹیکچر ہے، جب آپ نے ایک رجیم کو سپورٹ کرنا ہے اور جب آپ نے ایک رجیم کو گرانا ہے تو جو اس کی ساری جو حکمت عملی اسٹریٹجی ہے وہ اس وقت آپ بڑے کھل کے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں ابھی جب کراچی کی بات کر رہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کے جو جذبات ہیں وہ ان کی بہتر ججمنٹ کو اوور رائڈ کر جاتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کے جذبات بڑے امپورٹنٹ ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بھی، نئی چیزوں کو لرن کرنے کے لیے بھی، ایون فزکس کیمسٹری کو لرن کرنے کے لیے جذبات بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ کے جذبات آپ کی ریشنالٹی کو ڈومینیٹ کر جائیں تو آپ چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ جو ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں رجیم چینج آپریشن کے نٹس اینڈ بولٹس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، بیکاز جب بھی میں پاکستان کی صورتحال کے بارے میں لوگوں کے کامنٹ دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو ابھی تک پاکستان کے اندر کیا ہوا، کس طرح سے کیا گیا، کیسے ایک اللیگل رجیم کو سسٹین کیا گیا، کیسے اسے چلایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو صحیح طرح سے جانکاری یا آگاہی جو ہے یا انڈرسٹینڈنگ ان کی نہیں ہے، ادراک ان کا جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا کنٹراسٹ۔ اب یہ پاکستان میں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کہ ایک کوئی DPO صاحب ہیں ڈیرہ غازی خان کے، نام ان کا امپورٹنٹ نہیں ہے، نہ ان کی بیوی کا نام امپورٹنٹ ہے، ان کی فارمر وائف سابقہ اہلیہ مسلسل ٹویٹر کے اوپر اپنی ویڈیو رکھ کے دہائی دے رہی ہیں کہ ان کے جو ہسبینڈ جو پولیس یونیفارم پہنے ہوئے ہیں، DPO ہیں، سینئر افسر ہیں، ڈسٹرکٹ جو پولیس آفسر یا ڈویژنل جو بھی ہیں، تو وہ ان کو مسلسل تھریٹن کر رہے ہیں اور جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں ان کو وہ دے رہے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے، کیونکہ بیویاں کسی قسم کے الزام بھی لگا سکتی ہیں اپنے خاوند کے خلاف جب ایکس وائف ہوگی، تو یہ پتہ نہیں ہے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہے تو یہ کس چیز کا سمٹم ہے؟ یہ سمٹم ہے اس انتشار اور اس قیاس کا جو پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ جب آپ عدالتوں کو ختم کر دیتے ہیں، جب آپ آئین کو ختم کر دیتے ہیں، جب جج آپ کے ریزائن کرنے لگ جاتے ہیں، جب پولیس اور انتظامیہ اور فوج اور انٹیلیجنس کے ادارے اور سب لوگ جو ہیں وہ عدالتوں سے نہیں ڈرتے، بیکاز وہ دیکھتے ہیں کہ عدالتیں میٹر نہیں کرتی، تو ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ آزاد ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ قیاس اور یہ انتشار گزشتہ کئی سالوں سے بڑھ رہا ہے، لیکن اب یہ اپنی ایک پیک پہ آ رہا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اس انتشار کے اندر مزید اضافہ ہوگا، بیکاز اب یہ جو DPO ہے، اگر DPO صاحب کسی جرنیل صاحب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو DPO کا پلہ بھاری رہے گا، اگر ان کی سابقہ اہلیہ جو ہے وہ کسی جرنیل صاحب سے کنیکٹڈ ہے تو پھر ان کا پلہ جو ہے وہ بھاری رہے گا۔ اب ادارے ختم ہو چکے ہیں، انصاف کا تصور ختم ہو چکا ہے، عدالتیں ختم ہو چکی ہیں، کوئی جج نہیں ہے، اب صرف طاقتور اشخاص ہیں۔ جب قیاس بڑھتا ہے اور ادارے کولیپس ہو جاتے ہیں تو پھر طاقتور اشخاص ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور یوں چیزیں، اور یہی ساری صورتحال جو ہے وہ آپ افریقہ میں دیکھ رہے ہیں، صومالیہ میں دیکھ رہے ہیں، سوڈان کے اندر دیکھ رہے ہیں، یمن کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ میں ابھی اس کا بھی مزید تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ اب اس میں دیکھیں، اسی کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ پچھلے تقریباً 48 یا اس سے بھی زیادہ گھنٹوں سے مسلسل ایک نیوز آئٹم سرکولیٹ کر رہا ہے، وہ میں اس کو ڈسکس نہیں کر سکا، ابھی بھی اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس میں نہیں کروں گا، لیکن وہ نیوز آئٹم یہ ہے کہ ترکی بھی اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کا حصہ جو ہے وہ بن جانا چاہتا ہے۔ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ سعودی عرب نے نہ صرف یہ کہ جو $2 بلین پاکستان کا قرضہ ان کو وہ چاہتے ہیں کہ کنورٹ کر دیا جائے J17 پلینس کے اندر یا اور پلینس میں، لیکن سعودی عرب مزید بھی اس ڈیفنس پیکٹ کے تحت تقریباً $4 بلین کا اسلحہ جو ہے وہ پاکستان سے خریدے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اب تھرڈ ورلڈ کے
अंदर धड़ाधड़ अपना असला जो है वो बेचना चाहता है और पाकिस्तानी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो एक तरह से इकोनॉमिक इंजन जो है वो बन गया है। ये क्लियर नहीं है कि जो सारा का सारा असला बेचा जाएगा इसका पैसा क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास आएगा, ये इसके कोई अलग अकाउंट्स होंगे GHQ के पास एट द डिस्पोजल ऑफ द आर्मी चीफ। बिकॉज पहले ऐसी अफवाहें, मैं कहूँगा अफवाहें हैं, अनकन्फर्म के दुबई में ऐसे अकाउंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जहाँ से अलग से पेमेंट्स जो है वो की जाती है। खुदा बेहतर जानता है ये सही है ये नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रूमर्स इस हवाले से एग्जिस्ट करती हैं कि यूक्रेन के सारे पैसे जो हैं वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास नहीं आए थे या बहुत देर से आए, समथिंग लाइक दैट। इस पर आप खुद अपनी रिसर्च कर सकते हैं। अब तुर्की का रवायती तौर पे जो पर्सपेक्टिव था मशरक़ वस्ता के हवाले से, ख़ास करके पहले तो वो हिस्सा ही नहीं बनना चाहते थे। जब अक पार्टी आई तो उन्होंने अपने आगे पीछे बॉर्डर्स के बियॉन्ड उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, वरना जो केमालस थे उनका पर्सपेक्टिव ये था कि हमने मशरक़ वस्ता की सियासत में या यूरोप के बाहर की सियासत में अपने आप को हमने एंटेंगल करना ही नहीं है और हम इस माजी से आगे मुस्तकबिल की तरफ चले गए और हमारा ताल्लुक जो है वो यूरोप के साथ है। लेकिन अब वो ज़्यादा इंटरेस्ट, फिर उसके बाद जो पर्सपेक्टिव अक पार्टी का था वो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ अलाइंड थे, तुर्की के उनके कतर से अच्छे ताल्लुकात थे, वो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट सिसी हैं उनके खिलाफ थे, सऊदी अरब के साथ उनके कोई अच्छे रवाबित नहीं थे, मुत्तहिदा अरब अमारात से उनके बेहतर ताल्लुकात थे। लेकिन अब तुर्की को ऐसा लग रहा है कि खित्ते के हालात में बदल रहे हैं, उसके अंदर नए रुझानात पैदा हो रहे हैं और उसमें नई किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और तुर्किश पावर जो है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर जो है, वो अपने आप को इस बदलते हुए खित्ते के साथ विच इज़ MENA रीजन, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में अपने आप को रीअलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता चंद बरसों या महीनों में इजिप्ट के साथ उनके ताल्लुकात में बेहतरी आई है। इजराइल जिसके साथ ताल्लुकात पहले अच्छे होते थे उससे दूरियां हो गई हैं और सऊदी अरब के साथ उनकी पहले के मुकाबले में बेहतर कम्युनिकेशन है। और अब पाकिस्तानी सोर्सेज ये कहते हैं कि तुर्की का इस डिफेंस पैक्ट में, जो पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट है, इसका हिस्सा बन जाना अब एक तरह से डन डील है, बहुत जल्दी तुर्की भी इसका हिस्सा बन जाएगा। तो ये साउथ टू साउथ के अंदर ये एक नया किस्म का ब्लॉक्स जो हैं वो इमर्ज कर रहे हैं जो पहले देखने में नहीं आए और इसके भी ज़ाहिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि बाकी सारी दुनिया जो मगरिब की है या चीन है या रूस है वो इन्हें कैसे देखता है। और एक आइटम जिस पे भी मज़ीद बात करनी चाहिए थी वो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हिंदुस्तानी सोर्सेज ट्विटर के ऊपर ये क्लेम कर रहे हैं कि इजराइल ने पाकिस्तान के ट्रूप्स को गाज़ा आने से वीटो कर दिया है, मना कर दिया है। इब्राहिम चलानी साहब का मैंने ट्वीट देखा है और वो बड़े क्रेडिबल इंडियन एनालिस्ट और इन्फॉर्म्ड हैं। पाकिस्तान के अखबारों में तो मैंने भी इसकी डिटेल नहीं देखी और वो उनका कहना ये है कि यूँ पाकिस्तान की जान छूटी बिकॉज पाकिस्तान अगर ट्रूप्स ना भेजता तो अमेरिका से नाराज़गी थी, ट्रूप्स भेजता तो पाकिस्तान के अंदर उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होना था, तो यूँ पाकिस्तान की फ़ौज की जान जो है वो इससे बच गई है। और इजराइल ने ये कहा है कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंस रही है मुख्तलिफ़ किस्म की लश्कर तैयबा की, डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स की, तो इस वजह से हमें पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं वो एक्सेप्टेड नहीं है। मुझे वैसे ये शक है और ये टोटल शक है, ये सिर्फ मेरा एक ब्रेन वेव है कि ये ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान है जो 6 या 5 या 6 लॉबिस्ट फॉरा रजिस्टर्ड वाशिंगटन में रखे हुए हैं और जो बेहतर ताल्लुकात स्टीव विटकॉफ के साहिबजादे जैक विटकॉफ के साथ है, वर्ल्ड लिबर्टी के साथ स्टीव विटकॉफ मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनके बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। यह ऐन मुमकिन है कि हाथ जोड़े गए हों कि हम बहुत मुश्किल में हैं, तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया हो कि हमें नहीं जाना चाहिए और इन्होंने स्टीव विटकॉफ को किसी और लॉबिस्ट को इस्तेमाल किया हो और इन्होंने इसराइल को ये परसुएड किया हो कि प्लीज़ हमारी इसमें से जान बचाएं, हम यहाँ नहीं आ सकते। बिकॉज इसराइल की जो ऑब्जेक्शन है कि लश्कर तैयबा और हमास के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात रहे हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री की दिस इज टोटल बोगस हैं। लश्कर तैयबा का क्या ताल्लुक है मशरक़ वस्ता की सियासत के साथ और हमास के साथ पाकिस्तान की फ़ौज के कभी भी कोई ताल्लुका जो है वो नहीं रहे हैं। बहरहाल ये जो साउथ साउथ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कोऑपरेशन है इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब तुर्की और पाकिस्तान, अच्छा अब पाकिस्तान कह रहे हैं कि सूडान की जो आर्म फोर्सेस हैं, जो सूडानीज आर्म फोर्सेस SAF हैं, उनको भी असला बेचेगा जिसमें JF-17 तैयारे वगैरह भी जो है वो शामिल हो सकते हैं। तुर्की और सऊदी अरब दोनों सूडानीज आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं। उसके मुकाबले में जो रैपिड ट्रांजिशन फोर्सेस हैं उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात की सपोर्ट हासिल है। और आपको याद है कि दिसंबर के महीने में मेरा ख्याल है जब मोहम्मद बिन सलमान यहाँ अमेरिका वाशिंगटन तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने बांगे दोहल डोनाल्ड ट्रंप से ये शिकायत की थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो जो सूडानीज डिफेंस ट्रांजिशनल फोर्सेस हैं, रैपिड ट्रांजिशनल फोर्सेस हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं और फलां भी कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं इसके बारे में कुछ करूँगा। अब 2 थिएटर्स आपके सामने ऐसे खड़े हो गए हैं जहाँ पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट आपके सामने आ गई है। एक लिबिया में जहाँ जो लिबनीज जो फोर्सेस हैं LNA है पता नहीं क्या,
اس کو پاکستان جو ہے وہ اسلحہ بیچ رہا ہے، اور وہ والی سائڈ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہے. یہاں پاکستان اسلحہ بیچے گا سوڈان کو، جو سائڈ سعودی عرب کے ساتھ ہے. اور سعودی عرب کو پاکستان جو ہے جو اسلحہ اس کا جو قرضہ تھا $2 بلین کا، وہ JF-17 میں کنورٹ ہو رہا ہے. اور متحدہ عرب امارات کو پاکستان نے اس کا جو قرضہ تھا $1 بلین کا، اس میں ان کو پاکستان کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس یعنی فوجی فاؤنڈیشن کے اندر شیئر دے دیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی کھچڑی پک رہی ہے. اب پاکستان کے جو ایک لمیٹڈ پرسپیکٹو ہے، اس میں ظاہر ہے آپ کو بہت سے فوجی افسران یا ڈیفینس اینالسٹ ٹیلی ویژن پہ یہ بتاتے ہوئے ملیں گے کہ دیکھیں جی پاکستان کو پیسے مل رہے ہیں، پاکستان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا بچہ کماؤ ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے. لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوگا ان ٹرمز آف انکریزنگ دا سول وارز اینڈ کیوس ان ریجن، وہ بڑا خوفناک قسم کا ہوگا. بیکاز یہ سارے ملک جو ہیں یہ کیوس بڑھا تو سکتے ہیں، یہ کوئی بہتری نہیں لا سکتے. بہرحال اب اتنا ہی، پھر چند گھنٹوں میں آپ سے ملاقات ہوتی. تھینک یو سو مچ.